अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकर्जन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रिकर्जन होती क्या है, किस तरह उसको हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बनती किस तरह है, और उसके कुछ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। और साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका और जो बाकी हमारे पास और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिकर्जन से मिलते जुलते हैं, उनका आपस में क्या फ़र्क है, और एंड पे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिकर्जन होती क्या है, बनती किस तरह है। जब भी आप एक कोड के अंदर, एक फंक्शन के अंदर आप उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे, तब आपके पास उसको हम कहेंगे कि वो रिकर्जन है। यानी कि आपके पास एक फंक्शन था, उसने अपने आप को खुद से कॉल किया। जिस तरह यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन नेम है कम्यूट। वो क्या कर रहा है, अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहा है, यानी एक लूप के अंदर वो मूव कर रहा है। लेट्स सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है, कैलकुलेटर आपने बनाना है, उसके अंदर आपके पास कोई फंक्शंस होंगे, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का। लेट्स सपोज उस एक ऐड वाला जो फंक्शन है, उसके अंदर आपने, उसके स्कोप के अंदर आपने दोबारा से ही उस ऐड को दोबारा से कॉल कर दिया, यानी ऐड के फंक्शन के अंदर आपने दोबारा से ऐड को कॉल कर दिया। तो ऐसा फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव मेथड। ठीक है, अ रिकर्सिव मेथड इज अ मेथड दैट कॉल्स इटसेल्फ, यानी एक ऐसा मेथड जो कि अपने आप को खुद से कॉल करता है। तो जब हमारे पास किसी कोड के अंदर रिकर्सिव मेथड होंगे तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रही है, रिकर्जन हो रही है। अच्छा, रिकर्जन क्या करते हैं, रिकर्जन बेसिकली आपकी रेपिटेशन के लिए रेपिटेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। जिस तरह अगर आपको याद हो, रेपिटेशन के लिए हम प्रीवियसली लूप्स यूज़ करते आ रहे हैं, जो कि हमारे पास हैं, फॉर लूप है, वाइल है, डू वाइल है। तो अब रिकर्जन भी, अब आप देख रहे हैं क्या है, रिकर्जन भी आपकी रेपिटेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रही है। यानी रिकर्जन और लूप्स का आपस में कोई उनकी, यानी उनकी वर्किंग सेम हो रही है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। Recursion is a process in which a module achieves a repetition of algorithmic steps by calling itself, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वो अपने आप को खुद से कॉल करता है और कुछ ना कुछ हमें जवाब दे रहा होता है। ठीक है। अच्छा, रिकर्सिव कॉल इज बेस्ड ऑन डिफरेंट जनरली सिंपलर इंस्टेंसेस। मतलब कि आपके पास जो रिकर्जन होगी वो सिंपल इंस्टेंसेस के बेस के ऊपर ही हो रही होगी। यानी आपने कोई लेट्स सपोज आपने कोई, जिस तरह हम लूप की अगर कोई एग्जांपल ले लें, लूप के अंदर आप कोई टेबल फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, तो उसको अगर हम रिकर्जन में लेके जाएंगे तो वो एक कोई फंक्शन होगा जो कि उस टेबल को फाइंड करने का हम लिखे होंगे। अब वो क्या कर रहा होगा, उसी के अंदर आप उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे तो वो फिर थोड़ा सा काम और करने लग जाएगा, यानी उस टेबल के अंदर दोबारा से उस टेबल की फाइंडिंग कर रहा होगा। तो एक ऐसा छोटा सा हमारे पास एक सिंपलर इंस्टेंस होता है जिसकी मदद से हम रिकर्जन कॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर रिकर्जन को हम देखा जाए ब्रॉडर व्यू में, तो रिकर्जन हमारे पास क्या है, डिवाइड एंड कंकर की एक एग्जांपल है। डिवाइड एंड कंकर क्या है, डिवाइड एंड कंकर कहता है कि आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है और आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, फिर आप उन छोटे छोटे हिस्सों को एक एक करके सॉल्व करें, उसको कहते हैं हम डिवाइड एंड कंकर। और साथ साथ ये एक किस्म की टॉप डाउन अप्रोच भी है। टॉप डाउन अप्रोच क्या है कि आप ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे तक उसके हिस्से करते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हर एक हिस्से को आप सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। इट डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू पीसेस और सेलेक्ट आउट वन की स्टेप पोस्टपोनिंग द रेस्ट। यानी आपके पास एक प्रॉब्लम थी, आपने उसको चंद हिस्सों में डिवाइड किया, चंक्स में डिवाइड किया। अब आप क्या करेंगे, पहला एक चंक पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, बाकियों को आप छोड़ देंगे। फिर जब पहला सॉल्व हो जाएगा फिर दूसरे चंक को पकड़ेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। तो इस तरह आप एक एक करके चंक को सॉल्व करते जाते हैं और एंड पे आपके पास जो प्रॉब्लम, जो बिगर प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर रिकर्जन के अंदर एक फंडामेंटल रूल है हमारे पास, वो क्या है जी, कि जब भी आप रिकर्जन लिखेंगे उसके अंदर हमेशा एक बेस केस लाजमी होगा। बेस केस बेसिकली क्या है कि एक ऐसा केस होता है जिस पे जाके आपकी रिकर्जन स्टॉप होती है। मतलब कि आपने एक ऐड का फंक्शन लिखा, ऐड के फंक्शन के अंदर आप दोबारा से ऐड के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर आप उसको गौर से देखें तो ये किस्म का आप लूप के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, जब आप लूप के अंदर लग जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा स्टेज चाहिए जहाँ पे ये टर्मिनेट भी हो, वरना ये तो इन्फिनाइट चलता रहेगा। जिस तरह अगर आप
लूप्स को ज़हन में रखें तो आप क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर कोई ना कोई कंडीशन देते हैं, वाइल लूप के अंदर कोई ना कोई कंडीशन देते हैं, डू वाइल के अंदर भी आपको कंडीशन देते हैं। वो जो कंडीशन है वो बेसिकली लूप का बेस केस होता है। इसी तरह रिकर्जन के अंदर भी आपको कोई ना कोई बेस केस बताना पड़ेगा। वो केस क्या करेगा, वो बताएगा कि कहाँ पर जाके आपकी रिकर्जन स्टॉप होगी। अगर आप बेस केस नहीं लिखेंगे तो आप एक किस्म के इनफिनाइट लूप के अंदर फंस जाएंगे। यहाँ पे बेसिक फॉर्म बताई गई है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास मेन का प्रोग्राम, मेन के अंदर आपने एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया। अब रिकर्सिव फंक्शन के अंदर अगर हम आएँ तो वो रिकर्सिव फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहा है। तो ये आपके पास बेसिक फॉर्म है रिकर्जन की। तो ये जो रिकर्सिव फंक्शन है इसको हम कहेंगे कि ये अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास रिकर्जन हो रही है। काम किस तरह कर रही है, अगेन मैंने आपको बताया कि ये मॉड्यूल अपने आप को खुद से कॉल करेगा। अगर जब ये अपने आप को खुद से कॉल करेगा तो इसके जो वेरिएबल्स और पैरामीटर्स होंगे वो दोबारा से एलोकेट होंगे। लेट्स सपोज इस रिकर्सिव, ये जो आपके पास रिकर्सिव फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल बनाए हुए हैं, ठीक है, इंट ए, इंट बी, इंट सी, 3 वेरिएबल बनाए हैं। पहली दफ़ा जब ये चलेगा वो तो 3 वो मैं कह देता हूँ यहाँ पे इंट ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो पहली दफ़ा जब ये रिकर्सिव फंक्शन चलेगा पहली दफ़ा, तब आपके पास क्या बन रहा होगा, मेमोरी के अंदर बन रहे होंगे इस तरह 3 वेरिएबल बन जाएंगे। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब जब आपने दोबारा से रिकर्सिव को कॉल किया, अब ये फंक्शन दोबारा से अपने को आपको कॉल करेगा, दोबारा से आपके लिए ए बी सी अलहदा से आप मेमोरी में बन जाएंगे, ए बी सी, ठीक है। अब ये जो ए बी सी है इनका स्कोप किसके लिए था, पहले वाले फंक्शन का, यानी रिकर्सिव का जो पहले वाला फंक्शन था। अब ये जो ए बी सी है ये हमारे पास इनका जो स्कोप है वो दूसरे वाले का था। इस तरह आप ये दोबारा से जितनी दफ़ा भी कॉल होता जाएगा आपके पास नए वेरिएबल्स बनते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी फंक्शन कॉल होता है तो उसके बाद उसके नए आपके पास मेंबर वेरिएबल बनते जाएंगे। अच्छा, अब वो कहाँ पे, वो स्टोरेज कहाँ पे होती है, वो बेसिकली होती है स्टैक पे। स्टैक को अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, जिस पे आप फंक्शनैलिटी पुश एंड पॉप की होती है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट की। अच्छा, फिर क्या करेगा, फंक्शन कोड जो होगा आपका वो एग्जीक्यूट होगा विद न्यू वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स बिगनिंग, यानी जैसे ही आप उसको कॉल करेंगे दोबारा से वो नए वेरिएबल बनाएगा, फिर दोबारा से अपनी प्रोसेसिंग करेगा, वर्किंग करेगा और अपना काम करेगा। फिर इसी तरह फिर दोबारा से कॉल करेंगे, फिर एक नए वेरिएबल बनेंगे, वो अपना काम करते हैं। तो जितनी दफ़ा भी आप ये फंक्शन को कॉल करते रहेंगे उतनी ही आपके पास वेरिएबल्स बनते रहेंगे, और ये सारे कहाँ पर स्टोर होते हैं, आपके स्टैक पे जाके। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ना हम बहुत ईजीली रिकर्सिव से सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम अगर उस पर लूप लगाएं तो लूप हमें इतनी अच्छी एफिशिएंट वे से वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहे होंगे जितनी हमारे पास रिकर्जन कर रही होगी। किस तरह की हो सकती है एग्जांपल, जिस तरह की हमारे पास है कोई फाइल सिस्टम है, हमारे पास डायरेक्टरी है कोई, उसके अंदर अगर हमने कुछ सर्च करना है तो अब आप क्या करेंगे, उसी फाइल डायरेक्टरी के अंदर रह के ही आप सर्चिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, रिकर्जन लगा रहे हैं, यानी उसी फाइल सिस्टम के अंदर वो घूमी जा रहा है लूप के अंदर, ठीक है। इस तरह कोई ट्री है, ट्री भी एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम बाद में देखेंगे, उसके अंदर अगर आपने सर्चिंग करनी हो तब भी, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर जिनके अंदर रिकर्जन ज़्यादा एफिशिएंट रहती है। तो आज जो हम देखेंगे उस थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे ताकि हमें थोड़ा समझ आ जाए। अगेन, अगर आपने रिकर्जन को समझना है, उसको विजुलाइज करना है, तो सबसे बेस्ट वे ये है कि आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट आपको स्टैक का बताया गया कि पुश एंड पॉप क्या होते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको बता रहा है कि जी आपके पास पहले टाइम 0 पे एम्प्टी स्टैक था, फिर टाइम 1 पे आपने पुश किया 2 स्टैक के अंदर आ गया, फिर आपने पुश किया 8 तो 2 के ऊपर 8 आ गया, फिर आपने पॉप किया तो सबसे पहले 8 पॉप होगा, फिर 2 होगा, ये सारी वर्किंग आपकी स्टैक की है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि जैसे ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जैसे ही आप मेन क्रिएट करते हैं, जो मेन है बेसिकली आपका, जहाँ पे आप कोड लिखते हैं, स्टार्ट होता है वो भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे ही आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो जो आपका मेन है वो भी आपका जाके स्टैक के ऊपर स्टोर हो जाता है। तो अब जैसे ही आप मेन के अंदर जितने भी आप फंक्शन कॉल कर रहे होंगे और उन फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, वो सारे आपके स्टैक पे एक एक करके जाके स्टोर हो जाएंगे।
जिस तरह यहाँ पे उसने एग्जांपल में आपको बताया कि आप टाइम 0 पे एम्प्टी स्टैक था, टाइम 1 पे आपने स्टैक बनाया, आपने मेन बनाया, मेन को आपने क्या कर दिया, पुश कर दिया स्टैक के ऊपर। फिर टाइम 2 पे क्या कि आपने मेन के अंदर एक फंक्शन कॉल किया होता है स्क्वेयर का। अब उस स्क्वेयर का फंक्शन चलेगा तो वो क्या करेगा, उसको भी आप स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे। जब स्क्वेयर वाला फंक्शन अपनी वर्किंग ख़त्म कर लेगा, जैसे ही वो अपनी वर्किंग ख़त्म करेगा, यानी वो अपनी बाउंड्री से बाहर आएगा, स्कोप से बाहर आएगा, तो वो स्टैक से पॉप हो जाएगा और उसके बाद मेन अपनी वर्किंग दोबारा से कंटिन्यू करेगा। अगर मेन ने भी अपनी वर्किंग सारी ख़त्म कर ली, तब फिर वो भी क्या होगा, स्टैक से पॉप हो जाएगा। अच्छा, हम एग्जांपल देखते हैं रिकर्जन की सबसे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास मेन है। मेन के अंदर आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन कॉल की हुई है और उसके अंदर आपने उस फंक्शन के अंदर आप 0 पास कर रहे हैं। फंक्शन कौन सा जी, हमारे पास काउंट का एक फंक्शन है। काउंट के फंक्शन के अंदर कोई इंडेक्स है, यानी कोई वैल्यू ले रहा है। वो क्या ले रहा है जी, 0 ले रहा है। यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। अब काउंट के अंदर हमारे आपने किया सी आउट इंडेक्स, तो सबसे पहले क्या आ गया, 0 आ गया। फिर उसने चेक किया कि इंडेक्स क्या लेस देन है 2 से, जी इंडेक्स में भी क्या पड़ा है, 0 पड़ा हुआ है, तो वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी। आपने क्या किया, आपने काउंट को फिर अगेन कॉल कर दिया, लेकिन अब आप इस दफ़ा क्या कर रहे हैं, इस दफ़ा उसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंडेक्स प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 अब क्या हो गया, 1 हो गया। तो काउंट के अंदर क्या जा रहा होगा, अब 0 की जगह यहाँ पे 1 जा रहा होगा। अगर मैं इसको रेज करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अब आपके पास 1 आएगा, ठीक है। फिर आपने उसको सी आउट कराया, 1 आपके पास आ गया। फिर आपने चेक किया 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हो गया अगेन। इंडेक्स में फिर 1 प्लस 1 कर दो, तो क्या हो गया, यहाँ पे अब 1 की जगह 2 हो गया। आपने सी आउट कराया, 2 आ गया। अब आपने दोबारा चेक किया 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स होगी। अब आप यहाँ से बाहर आ गए, ये जो इससे बाहर आ गए, और तो फिर इसके बाद 2 के लिए ये फंक्शन कॉल हुआ था, 2 से बाहर आ गए, फिर 1 से बाहर आ गए, फिर 0 से बाहर आ गए, और इस तरह आपके पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 0 1 2 होगी। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो इफ़ की जो हमारे पास जो ये चीज़ है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बेस केस, ठीक है जी। बेस सॉरी, इसको मैंने लिखना था बी की जगह, ये आपका क्या है जी, बेस, मैं लिख देता हूँ उसको केस, यानी इसके ऊपर बेस, इसके ऊपर आप रुक रहे हैं। अगर आप ये इफ़ की कंडीशन नहीं लगाते तो अब आप ये चलाई जाएँ तो ये आपका इन्फिनिट लूप के अंदर वर्किंग करेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें स्टैक की मदद से, तो हम इसको देखते हैं ज़रा। उससे पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके हमें समझ आ गई। इसको हम चला के देखते हैं ज़रा। अगेन हमारे पास काउंट का एक मेन है, उसके अंदर आपने काउंट का एक फंक्शन को कॉल किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे विजुलाइज करूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टैक बना लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या आया, मेन आया, मैंने m लिख दिया। फिर आपने काउंट के फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे मैंने c लिख दिया। c के अंदर आपने क्या पास किया हुआ है, 0, ठीक है जी, 0 मैंने लिख दिया इसके अंदर, ये 0 आ गया इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या किया, सी आउट करें, इंडेक्स में पहली दफ़ा क्या पड़ा हुआ है, 0, सी आउट कराया आपने, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, 0 आ गया, प्रिंट हो गया सी आउट। फिर आपने क्या किया, 0 लेस दैन 2, कंडीशन आपकी ट्रू होगी। आपने क्या किया, काउंट के फंक्शन को दोबारा कॉल किया। अब आपने क्या किया, 0 प्लस 1, यानी अब आपने काउंट के फंक्शन के अंदर 1 पास किया। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से देखिए, आपने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल की है, लेकिन उसके बाद एक और स्टेटमेंट भी रहती थी। अब जैसे ही फंक्शन कॉल आएगी, ये स्टेटमेंट यानी ये जो इस फंक्शन को पहले कॉल कर रहा था वो वहीं पे रुक जाएगा, और वो नया फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। अब ये यहाँ पे क्या होगा, अब 0 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। आप 0 के लिए यहीं पे रुक गए हैं, यानी ये जो हमारे पास C0 था, हम यहीं पे हैं अभी उसके लिए। C0 के लिए ये लाइन अभी रहती थी, हमने 1 के लिए अब कॉल कर लिया, C1 के लिए कॉल हुआ, C1 के लिए कॉल हुआ, तो स्टैक पे क्या आ गया, C1 आ गया। मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ। फिर आपने क्या किया, सी आउट इंडेक्स,
इंडेक्स में क्या था, 1 था, आपने लिख दिया। अब आपने क्या किया, 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, फिर आपने दोबारा से फंक्शन कॉल किया काउंट 1 + 1। अब यहाँ पे क्या चला गया, आपने दोबारा से काउंट का फंक्शन कॉल किया, लेकिन उसके अंदर अब आपने 2 दे दिया, यानी यहाँ पे आप अब अपने स्टैक के ऊपर क्या रखवा दिया, C2। तो जो C1 के लिए वो भी यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है, उसके लिए ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये याद रखिएगा। जैसे भी फंक्शन कॉल आएगी तो प्रीवियस फंक्शन वहीं पे रुक जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ गया था हमारे पास, आपने प्रिंट कराया सी आउट इंडेक्स, तो 2 आया। 2 लेस देन 2 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो जो सेकंड वाला जो इस C2 के लिए ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। जब ये नहीं चलेगी नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बस क्या आती है, दोबारा से इंडेक्स को प्रिंट कराया, आपने दोबारा से 2 को प्रिंट कराया। अब जो 2 वाला जो फंक्शन है उसकी यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म होगी, जैसे उसकी ब्रैकेट ख़त्म होगी वो स्टैक से यहाँ से पॉप हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी वर्किंग ख़त्म कर ली, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ही पॉप होगा दोबारा से आपका कंट्रोल कहाँ पे आएगा, C1 पे आएगा। C1 ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था इस जगह पे, अब C1 ने इससे फर्दर आगे जाना, यानी ये वाली स्टेटमेंट अब जो चलाएगा। अब वो यहाँ पे क्या प्रिंट कराएगा, इंडेक्स C1 के लिए क्या था, वेरिएबल, उस टाइम वो 1 था, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 1 करेगा। अब उसकी भी वर्किंग ख़त्म हो गई है, वो भी यहाँ से पॉप कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये ख़त्म हो गया हमारे लिए। इसको भी मैं देख देता हूँ, इसको भी, ठीक है। अब पीछे रह गया C0 के भी यहाँ पे ये स्टेटमेंट चला चुका था, नेक्स्ट स्टेटमेंट वो चलाएगा, उसके उस टाइम इंडेक्स 0 था, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा। उसने भी अपनी वर्किंग ख़त्म की, वो भी सब स्टैक से पॉप हो गया। जब वो भी ख़त्म हो जाएगा दोबारा मेन में आएंगे, मेन ने अपनी वर्किंग ख़त्म करी, मेन भी स्टैक से पॉप हो गया। तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही होगी, 0 1 2 2 1 0। तो इस तरह रिकर्जन वर्किंग करती है, यानी अगर वो फंक्शन लिखा होगा वो फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल कर रहा होगा, लेकिन लाजमी है उसके अंदर कोई ना कोई बेस केस होगा, वरना उसके बगैर वो इन्फिनाइट लूप में चले जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप उसको स्टैक के ऊपर विजुलाइज कर रहे होंगे रिकर्जन। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, वो अगेन जैसे कोई मेथड आएगा आप उसको पुश कर रहे होंगे स्टैक के ऊपर, जब उसमें से कोई एग्जिट करेंगे तो स्टैक से पॉप हो जाएगा। ये सारा कुछ मैंने आपको विजुलाइज करके दिखा दिया। अब वो उसी के एग्जांपल को आपको यहाँ पे विजुलाइज कर रहा है कि आपने एम्प्टी स्टैक था, फिर आपने मेन को पुश किया, फिर आपने काउंट 0 को पुश किया, उसके बाद काउंट 1 को पुश किया, ठीक है। 1 ने अपनी वर्किंग की, 1 की कंडीशन 2 होगी, उसके बाद उसने काउंट 2 को पुश किया, एंड सो ऑन, वो पुश करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल है, इसको भी हम विजुलाइज करके देख लेते हैं। इसके अंदर क्या कर रहा है, पहले एक मेन आपका फंक्शन है, उसके अंदर अप एंड डाउन का एक फंक्शन कॉल किया है और उसके अंदर 1 दे दिया है। तो ये अप एंड डाउन का फंक्शन है, इसके अंदर वो कोई ना कोई नंबर दे रहा है, इंटीजर नंबर। फर्स्ट टाइम वो 1 जाएगा, आपने सी आउट कराया लेवल को, फिर उस नंबर को कराया, फिर आपने चेक किया कि वो लेस देन 4 है। अगर 4 है तो उस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लें, और वरना एंड पे वो लेवल को और फिर दोबारा एंड को करें। अच्छा, इसको हम विजुलाइज करते हैं स्टैक की मदद से। अगर आप देखें, पहले मैं ज़रा आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास स्टैक था, इस पे मेन कॉल हुआ, मेन के अंदर आपने कॉल किया अप एंड डाउन, उसके अंदर आपने दे दिया पहली दफ़ा 1, यहाँ पे 1 आ गया, पहली दफ़ा लेवल आ गया आपके पास लिखा हुआ लेवल, फिर आपने एन क्या था, 1 था, आपने किया लेवल 1, ठीक है। उसके बाद आप इतने चेक किया है 1 लेस देन 4 कंडीशन 2 होगी, आपने अप एंड डाउन को दोबारा से कॉल किया। अब एन में 1 था, 1 + 1 2 हो गया, अप एंड डाउन दोबारा से कॉल हुआ, ठीक है। अच्छा, 1 के लिए अगेन अप एंड डाउन यहीं पे रुक गया था, ठीक है, जिस तरह पिछले हमने एग्जांपल में देखा है। उसने ये अगले 2 स्टेटमेंट्स नहीं चलाई क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉल आ गया। अच्छा, 2 के लिए वो चला, यहाँ पे 2 हो गया, लेवल फिर दोबारा आया, फिर उसने उसको प्रिंट कराया, 2 आया, फिर
2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, फिर अप एंड डाउन दोबारा से कॉल हुआ, 2 + 1 3 हो गया। यहाँ पे अब आपने कॉल किया अप एंड डाउन, 3 आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगेन ये 2 के लिए भी यहीं पर रुक जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, लेवल 3 आ गया जी। अगेन फिर 3 लेस देन 4 कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, अप एंड डाउन में दोबारा आपने कॉल किया। अब यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपने कॉल किया अप एंड डाउन 4, ये 3 के लिए भी यहीं पे स्टॉप हो गया था, यहाँ पे अब 3 की जगह 4 आ गया, लेवल हमारे पास कितने हो गए जी 4। अब वो कंडीशन चेक कर रहा है n लेस देन n, यानी 4 लेस देन 4 कंडीशन। अब यहाँ पे फॉल्स होगी, 4 के लिए ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, यानी लूप फंक्शन दोबारा कॉल नहीं हो गया। अब आपने दोबारा से लेवल लिखा, फिर दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेवल आएगा, इसके इस 4 के बाद दोबारा से यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे होंगे, लेवल फिर 4 आ गया। अच्छा, अब 4 ने अपना काम ख़त्म किया, जब 4 ने अपना काम ख़त्म किया तो वो स्टैक से पॉप हो गया, यानी उसने अपनी वर्किंग ख़त्म कर ली। वापस हम कहाँ पे आ गए, 3 वाले पे आ गए, ये 3 वाला जो रहता था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने यहाँ तक वर्किंग कर रही थी, अगेन अब वो लेवल प्रिंट कराएगा, लेवल फिर उसके ने एन प्रिंट कराया, 3 आ गया, फिर वो भी यहाँ से पॉप हो गया, फिर 2 आया, अगेन 2 ने भी क्या प्रिंट कराया, लेवल 2, वो भी पॉप हो गया, फिर एंड पे रह गया 1 वाला, उसने भी प्रिंट कराया लेवल 1, वो भी पॉप हो गया, एंड पे मेन बचा, और एंड पे हमारे पास मेन भी बचा। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, फिर अब रिवर्स में लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। तो ये सेम वो जिस तरह हमने पिछले की थी एग्जाम्पल, उसी तरह की वर्किंग है इसके अंदर। अच्छा, इसको विजुलाइज किस तरह करना है, आपने स्टैक की मदद से करना है। यहाँ पे आपके पास एक साइड पे लेफ्ट साइड पे आपके पास टाइम गिवन है, टाइम 0, टाइम 1, यानी जो भी आपके पास स्टेप हुए हैं किस टाइम में हुए हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम 0 पे पहली दफ़ा स्टैक एम्प्टी होगा, आउटपुट कुछ भी नहीं होगी। उस टाइम 1 पे आपने क्या किया, फंक्शन 1 यानी अप एंड डाउन जो 1 था वो कॉल किया, उसने क्या प्रिंट कराया था, लेवल 1। उसके बाद F1 यानी उसके बाद उसके ऊपर आपने किया था F2 को कॉल हुई थी, वहाँ पे आपने लेवल 2 प्रिंट कराया। इस तरह लेवल 3, लेवल 4 तक आपने उसको फिल किया। अब लेवल 4 के बाद वो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई थी, जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो F4 ने अपना काम ख़त्म किया, दोबारा F3 पे, F3 ने फिर फर्दर अपना जो आगे काम रहता था वो कंप्लीट किया। और इस तरह सारे जब फंक्शन अपने काम कंप्लीट कर देंगे तो वो स्टैक से इन दैट पॉप आउट हो जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल क्या है, फैक्टोरियल एक चीज़ है हमारे पास। फैक्टोरियल बेसिकली क्या है, एक ऐसा हमारे पास नंबर होता है जिसके अंदर एक पैटर्न होता है जिसके अंदर आप लेट्स सपोज जिस तरह ये 5 है, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा कि 5 अपने से जितने भी प्रीवियस नंबर है उनका मल्टीपल जो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा हम कहेंगे उसका फैक्टोरियल। यानी 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 4 फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। इस तरह 4 का 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से, फिर 1 से, एंड सो। तो फैक्टोरियल क्या होता है कि द पैटर्न इज एज फॉलो, यू कैन कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर बाय टेकिंग n यानी वो जो नंबर है एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी उससे पिछले वाले नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें। किस तरह, 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करें, 5 को लिखें, उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, n-1 यानी 5 - 1 यानी 4 के फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, अगेन 4 फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, एंड सो ऑन। तो फैक्टोरियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि अपने पिछले तमाम नंबरों का क्या होता है, सम होता है, ठीक है। अगर इसको हम रिकर्सिव में देखें तो उसका कोड देखते हैं। उससे पहले अगर हम इसका अल्टरनेटिव वे देख रहे हैं, अल्टरनेटिव वे में यानी आप लूप लगा के देख रहे हैं, तो ये आपका 4 लूप है, लग रहा होगा 4 लूप के अंदर क्या कर रहे होंगे, n-1 तक जा रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कि i ग्रेटर है 1 से, जब तक वो 1 से ग्रेटर रहता है, ठीक है। और i के अंदर डिक्रीमेंट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल के अंदर रखवा रहे हैं और उसको रिटर्न करवाए जा रहे हैं। तो ये तो इसका सिंपल आइटरेटिव वे था। अगर हम इसको रिकर्सिव में ले जाएं तो आप जस्ट क्या कर लेंगे, पहले आप बेस केस लगाएंगे। बेस केस क्या होगा कि अगर नंबर जो हमारे पास जो जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है वो 1 है या 0 है तो आप रिटर्न कर दें 1, क्योंकि उसका जवाब 1 ही रहेगा। एल्स में आप क्या करें, एल्स में आप करें जो कि हमने देखा था
n मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सॉरी n माइनस वन के फैक्टोरियल से। तो नंबर यानी जो हमारे पास था वो मल्टीप्लाई होगा किससे, ये फाइंड फैक्टोरियल का फंक्शन दोबारा से कॉल करेगा अपने आप को, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप नंबर की जगह आप क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो यहाँ पे वो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये उससे प्रीवियस नंबर से ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको स्टैक पे देखें, यहाँ पे वो 3 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहा है, तो सबसे पहले आपके पास मेन आया, मेन के बाद फैक्टोरियल 3 आया, उस 3 के बाद आप 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 1 को आप जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ, 2 का जो भी रिजल्ट आएगा आपके 3 के साथ, और एंड पे आपके पास वो सारे पॉप होते जाएंगे और आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें, अगर हम इसको ट्री की मदद से देखें, हम 1 तक आ गए, रिकर्सिव फैक्टोरियल 1 तक आ गए, यानी एंड पे ये 1 पड़ा हुआ था एंड पे। अब उसका रिजल्ट क्या है 1, उसने पीछे रिटर्न किया यानी 2 वाले फंक्शन को, उसने इस फंक्शन को फैक्ट 2 वाले को उसने रिटर्न किया 1, अब उसने 2 ने मल्टीप्लाई किया 1 से, उसके पास आया रिजल्ट 2, उसने 2 रिजल्ट किया किसको, 3 को, 3 वाले फंक्शन ने, 3 वाले ने क्या किया जी 3 ने मल्टीप्लाई किया उस रिजल्ट से जो पिछला था 2, उसके पास आया 6, अब वो 6 किसके पास चला गया, अगले वाले के पास चला गया। लेट्स वो 4 का उसने फैक्टोरियल निकालना था, तो 4 के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, तो उसका जो जवाब आएगा वो उसका जवाब बन जाएगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है कि जो पिछले वाले जो इतने भी नंबर्स होते हैं उनको आप प्लस करें, यानी मल्टीप्लाई करके जो भी जवाब आएगा वो आपका फैक्टोरियल होगा। तो रिकर्सिव में क्या करेंगे आप, n-1 तक जो फंक्शन होगा उसका फैक्टोरियल फाइंड करके उसके जवाब को आप अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जवाब दे रहे हैं। इस तरह हमारे पास एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ क्या है कि पिछले 2 नंबर का, यानी ईच नंबर इन द सीरीज इज सम ऑफ 2 प्रीवियस नंबर, यानी एक नंबर पिछले 2 नंबर्स का क्या है सम जो होगा वो उसको हम फिबोनाची सीरीज़ कहेंगे। किस तरह, आप देखें ये फॉर एग्जांपल 0 और 1 था, 0 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो क्या आता है 1 आता है, तो फिबोनाची सीरीज़ में अगला जो होगा वो 1 होगा। इस तरह अब 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब 2 नंबर को ऐड करना है, एक इसको ऐड करें और एक इसको ऐड को करें। यानी इन दोनों को आपने ऐड किया, आपके पास जवाब आ गया 1। इसके बाद आपने 2 को ऐड करना है, तो इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरह 3 को ऐड करना है तो 2 + 1 3, 5 चाहिए तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। तो पिछले 2 नंबर को आप ऐड करते जाएंगे तो आपके पास एक नया जो नंबर जनरेट होगा उसको हम कह रहे होंगे, इस तरह की जो सीरीज़ बन रही होगी उसको हम कह रहे होंगे फिबोनाची सीरीज। इसके अंदर आप गौर से देखें तो आपके पास 2 नंबर हैं बेसिकली, n-1 और n-2। यानी अगर मैंने 2 वैल्यू गेट करनी थी तो इसके लिए n-1 ये होगा और n-2 ये होगा, इन दोनों को मैं आपस में ऐड करूँगा तब भी मेरे पास 2 आ रहा होगा। तो इसको अगर हम रिकर्सिव कॉल में देखें तो सबसे पहले हमारे पास बेस का हिस्सा आ जाएंगे, एल से हमारे पास क्या होगा फिबोनाची, यानी वही फंक्शन दोबारा से कॉल करो, n-1 यानी पिछला नंबर, फिर फिबोनाची n-2 यानी उससे पिछला नंबर। तो इन दोनों का जो भी आपके पास जवाब आएगा वो आप उसको ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह का हमारे पास कोई ट्री बन जाएगा। यानी लेट्स सपोज अगर मैंने F5 किया, ठीक है, तो F5 से F4 पे जा रहा होगा और F3 पे जा रहा होगा, यानी n-1 और n-2 पे। फिर ये अब बन जाएगा, इसके लिए n-1 ये हो जाएगा, n-2 ये हो जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, एंड पे हम देखते हैं इनका डिफरेंस क्या है। आइटरेटिव के अंदर आप लूप यूज़ करते हैं रेपिटेशन के लिए, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, और रिकर्जन के अंदर आप खुद से वो रिकर्सिव फंक्शंस कॉल करते हैं, लेकिन उसके अंदर आप बेस केसेस बनाते हैं, वो इफ एल्स से बना रहे होते हैं, ठीक है। फिर आप टर्मिनेट किस तरह करते हैं, लूप किसी कंडीशन पे टर्मिनेट करते हैं, यहाँ पे आप टर्मिनेट करते हैं आपके बेस केस जब सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्लियर है। इसके अंदर आप किस तरह रेपिटेशन कर रहे थे, किसी काउंटर की मदद से, यानी आप इंक्रीमेंट करते थे आई को या डिक्रीमेंट करते थे। इसके अंदर आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो कि यानी एक फंक्शन छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगा प्रॉब्लम को, फिर वो फंक्शन अपने उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व कर रहा होगा। अच्छा, ओवरहेड हमारे पास है आइटरेटिव से थोड़ा सा मेमोरी इंटेंसिव होते हैं, क्योंकि फंक्शन बार बार कॉल कर रहे हैं, अपने पास नेम वेरिएबल्स बनते हैं बार बार हर दफ़ा, तो कोई ना कोई आपके पास मेमोरी ज़्यादा ले रहा होता है।
लेकिन अक्सर ये होता है कि जो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं वो कुछ लाइंस ऑफ कोड का होता है, उसके अंदर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है इटरेशन के अंदर आपको बहुत लंबा कोड लिखना पड़े। कहाँ पे यूज़ होते हैं मुख्तलिफ हमारे पास एग्जाम्पल है, जिस तरह न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारे पास है, ग्राफ थ्योरी है, सॉर्टिंग के कुछ हैं, लिस्ट प्रोसेसिंग है, गेम प्लेइंग है, तो मुख्तलिफ हमारे पास एग्जाम्पल है जिनके अंदर हम रिकर्जन को यूज़ करते हैं। एंड पे टावर ऑफ फनाई बहुत मशहूर एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप रिकर्जन को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉन्स एंड कॉन्स की बात करें तो प्रॉन्स में यही है कि लॉजिक आपकी क्लियर होती है, आपको पता है आपने करना है कि आपने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है, इजी है मॉडिफाई करना, क्योंकि कोड आपके पास लिमिटेड छोटा सा है, 3-4 लाइनों का कोड होगा, उसके अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन कौन सा हमारे पास क्या है कि ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी उसको एक कम्प्लेक्स भी हो जाती है बाज़ात, और बाज़ात हमारे पास उसकी जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर मेमोरी के हवाले से देखें तो वो मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होगी।